आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टूडोला मेथड है। स्टूडोला मेथड बेसिकली क्या है कि स्टूडोला मेथड इस इटरेटिव मेथड, ठीक है। इसमें भी हम इटरेशन करते हैं और हमारा पर्पस क्या होता है, टू फाइंड द मोड शेप एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और मोड शेप किसके हम कैलकुलेट करते हैं, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडोला मेथड है वो एक इटरेटिव मेथड है। उसमें जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं वो इटरेटिव प्रोसीजर होता है और हम कैलकुलेट करते हैं जिस तरीके से हमने प्रीवियस मेथड में हमने कैलकुलेट किया था मोड शेप्स और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को, इसी तरीके से स्टूडोला मेथड में भी हम मोड शेप और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करेंगे। और सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इट इज़ यूज फॉर फिक्स फ्री सिस्टम, ठीक है। इसमें जो वन एंड है वो क्या होना चाहिए, वो फिक्स्ड होना चाहिए। तो अगर जो फ्री सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसमें फिक्स फ्री सिस्टम होना चाहिए, फिक्स फ्री मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए स्टूडोला मेथड एप्लीकेबल है। तो इसमें जो हम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं तो स्टूडोला मेथड में वो बेसिकली डिपेंड करता है किसके ऊपर, 5 स्टेप्स के ऊपर। फर्स्ट स्टेप इज assume unit displacement. So first point is we have to assume unit displacement. तो हम जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे वो यूनिट डिस्प्लेसमेंट को एज्यूम करके लेंगे, ठीक है। यूनिट डिस्प्लेसमेंट को एज्यूम इसलिए करते हैं फर्स्ट कि हमारी अपनी सिंपलिसिटी के लिए हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट को एज्यूम करते हैं। यूनिट के अलावा भी आप कोई वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उससे ये पॉसिबल है कि आपकी इटरेशन बढ़ जाएंगी। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सेकंड जो हमारे पास जो हम स्टूडोला जब प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं स्टूडोला मेथड्स से, जब हम नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और मोड शेप को कैलकुलेट करते हैं, तो जो सेकंड स्टेप हमें चाहिए होता है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं क्या, इनर्शियल फोर्सेस ऑन मासेस के ऊपर। तो इनर्शियल फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड स्टेप में। एंड थर्ड स्टेप इज टू कैलकुलेट स्प्रिंग फोर्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेप में हम एज्यूम करते हैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट को और सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं इनर्शियल फोर्स को, ठीक है। ऑन मास के ऊपर जो भी इनर्शियल फोर्स लग रही होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम स्प्रिंग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट स्प्रिंग डिफ्लेक्शन। और स्प्रिंग डिफ्लेक्शन स्प्रिंग फोर्स के जो हमारे पास जो फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स, और एक्स की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो वो आपके पास स्प्रिंग डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू एफ ओवर के, ठीक है। बेसिकली जो स्प्रिंग फोर्स होगी उसको डिवाइड करेंगे स्टिफनेस से तो आपके पास स्प्रिंग डिफ्लेक्शन आ जाएगी, ठीक है। और फाइनल जो हमारे पास स्टेप होगा या जिसको हम स्टेप 5 कहते हैं वो हमारे पास होगा कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हम 5 स्टेप हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज एंड मोड शेप बाय स्टूडोला मेथड, ठीक है। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस स्टेप। तो हम चलते हैं पहले प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम 1 की तरफ, ठीक है। ये एक सिंपल प्रॉब्लम है। हम बेसिकली इस क्लास में हम 2 प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के लिए और एक ये जो है अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को लेते हैं। ये सिस्टम आपको नज़र भी आ रहा है। तो इसमें हम कनेक्ट करते हैं 3 मासिस को कनेक्ट करते हैं बाय स्प्रिंग के ज़रिए से हम कनेक्ट करते हैं जिसकी स्टिफनेस K1 K2 और K3 है, ठीक है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, x1 x2 और x3 है, ठीक है। x3 फॉर मास 3 के लिए जो मास 3 में जो डिफ्लेक्शन होगी उसको x3 से हम जाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, ठीक है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, एज यूजुअल हमने कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट मोड शेप एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हमने कैलकुलेट करना है।
तो हम कुछ एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन ये है कि हमारे पास जो मासेस हैं M1, M2, M3 ये इक्वल हैं किसके, M के, और M की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 kg है, ठीक है। ये हमने सपोज किया, ये एज्यूम किया है। एंड सेकंड एजम्पशन इज, और सेकंड एजम्पशन क्या है कि जो हमारे पास स्टिफनेसेस हैं के सब 1, के सब 2, के सब 3, ठीक है, इसको हम बराबर कर देते हैं के से, और के की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 1 है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो इनर्शियल फोर्स होगी, क्योंकि हमने जो सेकंड स्टेप हमने डिस्कस किया था उसमें हमने कैलकुलेट करना है इनर्शियल फोर्स को। तो इनर्शियल फोर्स के लिए आपने ऑलरेडी फार्मूला तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो वो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एफ सब आई मीन इनर्शियल फोर्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर तो ये होता ही होता है, और एक्स वेरी करता है, बाजू का हम एक्स डिनोट करते हैं, यहाँ एक्स मेंशन करते हैं, बाजू का वाई करते हैं, बाजू का आर करते हैं, डिपेंड अपॉन यूर सिस्टम। अब हमारे केस में जो सिस्टम है इसमें हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो एक्स सब 1, एक्स सब 2 और एक्स सब 3 है, ठीक है। इसलिए हम जो x को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जब हम डिफ्लेक्शन 1 करेंगे तो x अब 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इनर्शियल फोर्स तो हमारे पास जो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। स्प्रिंग फोर्स का हमारे पास फार्मूला पता है, ठीक है, हमने मैनी टाइम डिस्कस भी किया है। तो स्प्रिंग फोर्स से हम डिस्कस कर सकते हैं, हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन, ठीक है। स्प्रिंग डिफ्लेक्शन को हम x से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एजम्पशन और फार्मूलाज हैं जिनको बेस बना के वी विल सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है, फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम टू कैलकुलेट फर्स्ट मोड शेप एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली जो स्टोडोला मेथड है ये आपको पता होना चाहिए, एक टेबुलर मेथड है, ठीक है। और इसमें हम जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, जो हमने डिस्कस किया 5 स्टेप, वो इस टेबल में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस टेबल की तरफ। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपने जो इस टेबल को लिखना है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ इस तरीके से लिखना है। किस तरीके से, पहले आपने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, स्टिफनेस 1, मास 1, स्टिफनेस 2, मास 2, स्टिफनेस 3 और मास 3, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम को देखते हुए, ठीक है। अब इसमें 3 मासेस है और ऑब्वियसली 3 स्टिफनेसेस भी होंगी। तो पहले स्टिफनेस 1 को लेंगे, फिर स्टिफनेस मास 1 को, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको मेंशन करना है, ठीक है, ताकि फिर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्टिफनेस 2, मास 2 कंसिडर करेंगे तो अरेंजमेंट अगर आप अपोजिट करते हैं तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस है, या ये डाउन फॉर्म में जो इस तरीके से हम, आप किस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज्यूम डिफ्लेक्शन को पहले लिखेंगे, ठीक है, जो क्योंकि स्टेप 1 ये है, ठीक है। स्टेप सेकंड क्या, इनर्शियल फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इनर्शियल फोर्स का हमने फार्मूला तो मेंशन किया है और आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा भी है। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे स्प्रिंग फोर्स को, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स जब हमारे पास आ जाएगी तो आप स्प्रिंग डिफ्लेक्शन को, और स्प्रिंग डिफ्लेक्शन के बाद कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन को, ठीक है। ये बेसिकली 5 स्टेप्स हैं जो मैंने पहले आप मेंशन किए हैं, ठीक है, आपसे डिस्कस भी किए हैं। तो स्टेप 1 की तरफ अगर हम चलें तो हमारे पास क्या है, एज्यूम डिफ्लेक्शन है। एज्यूम डिफ्लेक्शन हमने कहा है कि हम जो डिफ्लेक्शन को एज्यूम करेंगे वो यूनिटी होगी, ठीक है। तो ये कोई फ़र्क नहीं है कि आप यूनिट एज्यूम, जो डिफ्लेक्शन है वो यूनिट ही लें, आप और भी वैल्यूज ले सकते हैं, बट क्योंकि आपने इस जो स्टोलेरा मेथड में आपने इटरेशन करनी है, यू हैव टू डू इटरेशन। तो आपकी इटरेशन ज़्यादा, अगर उस बहुत ज़्यादा इटरेशन से अवॉइड करने के लिए हम यूनिट ही ले लेते हैं, ठीक है। आप 2, 3 भी कंसिडर कर सकते हैं डिफ्लेक्शन को वैल्यूज़, बट मे बी के आपकी जो है ना इटरेशन बढ़ जाए, ठीक है। उस वजह से आप सिंपलिसिटी के लिए यूनिट डिफ्लेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो जब आपने एज्यूम किया कि यूनिट
डिफ्लेक्शन जो हो रही है इन मासेस के ऊपर, मास 1 के ऊपर जो डिफ्लेक्शन हो रही है x(1), ठीक है, उसकी वैल्यू आप यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मास 2 के ऊपर जो आप डिफ्लेक्शन हो रही है उसको हम डिनोट करते हैं x(2), हम ये कहते हैं इसकी जो वैल्यू है वो यूनिटी है, ठीक है। इसी तरीके से मास 3 के ऊपर जो डिफ्लेक्शन हो रही है तो उसको भी हम कंसिडर यही करते हैं कि वो यूनिट है, ठीक है। एंड जब आपको ये पता है कि इन मासेस के ऊपर जो डिफ्लेक्शन है वो यूनिटी है, इसका मतलब ये है कि इन मासेस के ऊपर कुछ इनर्शियल फोर्स अप्लाई हो रही है, उस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रही है। तो इनर्शियल फोर्स, अगर हम इस मास को लें, इस मास के ऊपर इनर्शियल फोर्स कितनी लगेगी वो हमें पता है कि फार्मूला हम इनर्शियल फोर्स का पता है, F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर और x, ठीक है। तो m भी हमने सपोज किया था कि उसकी वैल्यू यूनिटी है, x की भी वैल्यू को एज्यूम जो डिफ्लेक्शन है उसको भी यूनिटी ले लिया है, ठीक है। बाकी आपके पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, m1 की जगह पे, m1 के बराबर नीचे, ठीक है, और इनर्शियल फोर्स के सामने, ठीक है। ये आपके पास इनर्शियल फोर्स फर्स्ट आ गई, ठीक है, मास 1 के ऊपर। मास 2 के ऊपर जो इनर्शियल फोर्स कितनी लगेगी, अब यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ x(2) आ जाएगा जो डिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिट डिफ्लेक्शन है, मास भी हमने सपोज किया यूनिट है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और मास 3 के केस में भी ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि जो मास 3 की भी वैल्यू भी 1 है और डिफ्लेक्शन भी 1 है, तो बाकी जब m भी 1 है, x भी 1 है, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको स्टेप वाइज डिस्कस करो तो फर्स्ट स्टेप में हमने यूनिट डिफ्लेक्शन को एज्यूम किया, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमने कैलकुलेट किया इनर्शियल फोर्स। तो अब थर्ड जो हमारे पास स्टेप है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आपने आपने यहाँ से मूव करना है, ठीक है, राइट साइड से या इधर से, ठीक है, मास 3 से। अब ये हमने स्प्रिंग फोर्स इस स्प्रिंग को K(3) स्प्रिंग लेंगे, जिसकी स्टिफनेस K(3) है, स्प्रिंग 3 है, ठीक है, इसको लेंगे। अब अगर मैं इसको लूँ, इसके ऊपर कितनी फोर्स इस स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई हो रही है, हमें पता है कि इस मास के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो हमारे पास कितनी हो रही है, ओमेगा स्क्वायर हो रही है, ठीक है, इनर्शियल फोर्स। तो जितनी इनर्शियल फोर्स इस मास के ऊपर अप्लाई हो रही है इतनी फोर्स ही, क्योंकि ये स्प्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है इस मास के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फोर्स इस मास के ऊपर अप्लाई हो रही है उतनी फोर्स ही ट्रांसमिट होगी इस स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फोर्स फोर्स की वैल्यू इस मास के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू है वो इतनी वैल्यू इस स्टिफनेस की भी होगी, ठीक है। तो m(3) जो मास 3 है उसके केस में हमारे पास इनर्शियल फोर्स ओमेगा स्क्वायर थी, तो इसका मतलब है जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो भी हम ओमेगा स्क्वायर ही लेंगे। क्यों, क्योंकि जितनी फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है इस मास के ऊपर इतनी ट्रांसमिट होगी इस स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। इस वजह से हमने इसको ओमेगा स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। ये आपने इसको याद रखना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस स्प्रिंग के ऊपर देखेंगे कि इस स्प्रिंग के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। इस स्प्रिंग के ऊपर उतनी फोर्स अप्लाई होगी जितनी फोर्स इस मास के ऊपर अप्लाई हुई है, मास 3 के ऊपर और इस मास के ऊपर, इन दोनों मासेस के ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई होगी उनको ऐड करेंगे तो इस स्प्रिंग के ऊपर हमारे पास फोर्स आ जाएगी, ठीक है। मीन के इस मास के ऊपर हमारे पास कितनी अप्लाई हो रही है फोर्स, वो ये हो रही है, ठीक है। और हमारे पास इस मास के ऊपर कितनी अप्लाई हो रही है वो ये, हमारे इन दोनों को आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप इस स्प्रिंग के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी जब आप
इन तीनों मासिक के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उनको ऐड अप करेंगे तो आपके पास स्प्रिंग फोर्स आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि कितनी हो रही है मासिक के ऊपर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे इस मास के ऊपर तो 2 ओमेगा स्क्वायर आ गई, तो इसके ऊपर भी क्या हो रही है, ओमेगा स्क्वायर आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन। तो हमने स्प्रिंग डिफ्लेक्शन का पता है कि फार्मूला हमें पता है कि स्प्रिंग डिफ्लेक्शन ये होता है, जो स्प्रिंग फोर्स होगी उसको डिवाइड करेंगे किससे, स्टिफनेस से, तो आपके पास स्प्रिंग डिफ्लेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो अब स्प्रिंग डिफ्लेक्शन इस स्प्रिंग में कितनी डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि इस स्प्रिंग में जो हमारे पास जो फोर्स है वो 3 ओमेगा स्क्वायर है। तो इस 3 ओमेगा स्क्वायर को जब के से डिवाइड करेंगे, वो के की वैल्यू 1 है, तो आपके पास 3 ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस स्प्रिंग में कितनी डिफ्लेक्शन होगी, इस स्प्रिंग में उतनी डिफ्लेक्शन होगी जितनी इस स्प्रिंग की सपोज इस स्प्रिंग की फोर्स कितनी है, 2 ओमेगा स्क्वायर है, तो इस स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन कितनी होगी, 2 मेगा स्क्वायर ओवर के, और के की वैल्यू 1 है तो ये 2 मेगा स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस स्प्रिंग में कितनी डिफ्लेक्शन होगी, हमारे पास इस स्प्रिंग की जो फोर्स है वो हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे के, और के की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक 4 स्टेप्स को कवर किया है। फर्स्ट स्टेप इज एज्यूम डिफ्लेक्शन, हमने डिफ्लेक्शन को फर्स्ट स्टेप में एज्यूम किया, फिर हमने कैलकुलेट किया इनर्शियल फोर्स को, उसके बाद जो थर्ड स्टेप में हमने स्प्रिंग फोर्स को कैलकुलेट किया, और फोर्थ स्टेप में हमने स्प्रिंग डिफ्लेक्शन को। जब आपके पास स्प्रिंग फोर्स होगी तो स्प्रिंग डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं है, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन। तो कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अब सपोज कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन जो इस मास के ऊपर जो डिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है, इस मास के ऊपर कितनी डिफ्लेक्शन हुई है, इस मास में इतनी डिफ्लेक्शन हुई है जितनी इस स्प्रिंग में हुई है, ठीक है। इस स्प्रिंग में कितनी डिफ्लेक्शन हुई है, वो 3 ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। ये K1 है, ठीक है। K1 में हमारे पास क्या 3 ओमेगा स्क्वायर डिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है। तो जब 3 ओमेगा स्क्वायर डिफ्लेक्शन हुई है तो ऑब्वियसली इस मास में ही उतनी डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। इसलिए इस मास के सामने और कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन के सामने हमने क्या 3 ओमेगा स्क्वायर मेंशन किया है, ठीक है। अब इस मास सेकंड में कितनी डिफ्लेक्शन, कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन होगी, उतनी होगी जितनी कि इन दो स्प्रिंग में हुई है, ठीक है। फर्स्ट स्प्रिंग में हमारे पास क्या हुई थी, 3 ओमेगा स्क्वायर हुई थी, ठीक है, और सेकंड स्प्रिंग में हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर हुई है। तो इन दो स्प्रिंग में जितनी डिफ्लेक्शन हुई है इनको एड अप करेंगे तो आपके पास इस मास में जो डिफ्लेक्शन है, कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन आ जाएगी, तो वो आपके पास क्या होगी, 5 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब जो लास्ट मास है मास 3 है, इसमें कितनी डिफ्लेक्शन होगी, इसमें उतनी होगी जितनी स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2 और स्प्रिंग 3 में थर्ड में डिफ्लेक्शन हुई है। कितनी हुई है, इन तीनों डिफ्लेक्शन को ऐड अप करेंगे, ठीक है। 5 ओमेगा स्क्वायर किस में आ गई थी, यहाँ पे मीन के इन तीनों में 3 प्लस 2 प्लस 1 आपके पास टोटल क्या आ जाएगी, 6 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन 5 स्टेप्स को यूज करते हुए इनर्शियल फोर्स, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन और कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि जो 5 स्टेप्स को यूज करते हुए किस तरीके से हम वैल्यूज लेंगे, ठीक है, इनर्शियल फोर्स की, स्प्रिंग फोर्स की, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन की और कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन। अब जो लास्ट स्टेप है इसमें क्या करना है, हमारे पास जो कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन है इसको नॉर्मलाइज कर देना है। नॉर्मलाइज किस तरीके से करना है, हमने प्रीवियस जो हमने मेथड डिस्कस किए उसमें हमने मोड शेप को नॉर्मलाइज कर देते थे। किस तरीके से करते थे कि एक इंक्रीज को हम 1 करते थे, जब एक इंक्रीज को आप 1 करते हो तो आपके पास जो है ना नॉर्मलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ इन ये जो 3 ओमेगा स्क्वायर, 5 ओमेगा स्क्वायर, 6 ओमेगा स्क्वायर को, अब इसको नॉर्मलाइज किस तरीके से करूंगा, जब इस
इसको डिवाइड करूंगा 3 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ओमेगा स्क्वायर के साथ डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसको जब डिवाइड करूंगा तो 1.67 और इसको करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे पास क्या आएगा, हमने एज्यूम डिफ्लेक्शन की, एज्यूम डिफ्लेक्शन 1 ली है। एज्यूम डिफ्लेक्शन से ये हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आई है कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन वो हमारे पास 1.67 और 2, ठीक है। अब हमने ये इटरेशन करते रहना है टिल के ये हमारे पास जो एज्यूम डिफ्लेक्शन है और जो कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएं, ठीक है। जब वो या तो इक्वल हो जाएंगे या अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे तो हम अपनी इटरेशन को स्टॉप अप कर लेंगे, ठीक है। और तब तक हम करते रहें जब तक हमारे पास अप्रोक्सीमेशन इक्वल नहीं आ जाती, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.67 है, तो इसका मतलब है हमें एक और इटरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमने ये जो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन की, इनको फिर एज्यूम करना है, ठीक है। इनको हम एज्यूम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं तो इन्हीं को ही हम एज्यूम करेंगे। इन्हीं को एज्यूम करेंगे तो जो ऊपर प्रोसेस मैंने डिस्कस किया है उसको हम रिपीट कर लेंगे यहाँ पे। किस तरीके से, बस फर्क यही है कि यहाँ पे पहले हमने एज्यूम डिफ्लेक्शन यूनिटी ली थी, यहाँ पे 1.67 और 2 है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन से आई हैं, ठीक है। इनको हमने एज्यूम करना है ये सेकंड इटरेशन में, ठीक है। फिर हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, इनिशियल फोर्स को कैलकुलेट करना है, यही वाला फार्मूला यूज करना है। अब इसमें फर्क क्या होगा, मास इसके केस में इनिशियल फोर्स जो इस मास के ऊपर कितनी अप्लाई हो रही है, मास 1 है, ओमेगा स्क्वायर इसी तरीके से एज इट इज लिखेंगे और एक्स भी हमारे पास 1 है तो ये ओमेगा स्क्वायर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, किस तरीके से, तो यहाँ पे अगर आप देखें यू कैन सी दैट कि हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है 1.67 है, ठीक है। तो हमारे पास इनर्शियल फोर्स कितनी आएगी, एम तो 1 है हमारे पास, एम की वैल्यू जो एज्यूम की हुई है, ओमेगा स्क्वायर और एक्स की वैल्यू 1.67 है, तो आपके पास इनर्शियल फोर्स कितनी होगी 1.67 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर आएगी क्योंकि आपके पास जो डिफ्लेक्शन है, जो एज्यूम डिफ्लेक्शन है वो 2 है, ठीक है। तो by using this formula you can calculate inertial force inertial force on mass 1, mass 2 and mass 3, ठीक है। इनके ऊपर आप inertial force कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप आपने दोबारा से वो, क्योंकि वही प्रोसीजर रिपीट कर रहे हैं तो आपने कैलकुलेट करना है स्प्रिंग फोर्स को, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, स्प्रिंग फोर्स अगर आप इस स्प्रिंग को लें पहले, जो जिसके स्टिफनेस के सब 3 है, ठीक है, इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी, उतनी होगी जितनी के इस मास के ऊपर ही है, क्योंकि इस मास के ऊपर जो फोर्स है वही फोर्स ही ट्रांसमिट हुई होगी किसके ऊपर, इस स्प्रिंग में वही फोर्स ट्रांसमिट होगी, ठीक है। इसलिए जो इनर्शियल फोर्स इस मास के ऊपर वही वैल्यू होगी किसके ऊपर, किसकी, स्प्रिंग फोर्स की, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर है इनर्शियल फोर्स की, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स भी आपके पास के सब 3 के बराबर नीचे आप लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनर्शियल फोर्स ही ट्रांसमिट हुई है किसमें, इस स्प्रिंग में, और कितनी इनर्शियल फोर्स है 2 ओमेगा स्क्वायर है। अब इस स्प्रिंग में कितनी इनर्शियल फोर्स होगी, इन दो को ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। इन दो को आप ऐड अप कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्प्रिंग 2 में जो आपके पास क्या आएगी स्टिफनेस, ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स, तो वो आपके पास 3.67 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अब जो स्टिफनेस स्प्रिंग 1 है इस पे कितनी स्प्रिंग फोर्स होगी, जब आप इन दो को आप ऐड अप कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग 1 के ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 4.67 ओमेगा स्क्वायर।
जब आपके पास स्प्रिंग फोर्स आ जाएगी तो स्प्रिंग डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपने डिवाइड करना है स्टिफनेस के से, और के की वैल्यू आपको यूनिटी है, ठीक है, हमने एज्यूम ऑलरेडी की हुई है, तो इसका मतलब है स्प्रिंग डिफ्लेक्शन सेम ही होगी, ठीक है, जितनी स्प्रिंग फोर्स होगी। कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से, अगर आप देखें मास 1 को आप लें, जब आप मास 1 को कंसिडर करेंगे तो इसके ऊपर कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन कितनी होगी, जितनी इस स्प्रिंग के ऊपर डिफ्लेक्शन हुई है, इस स्प्रिंग के ऊपर कितनी डिफ्लेक्शन हुई है 4.67 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर कितनी डिफ्लेक्शन हुई है मास सेकंड के ऊपर, मास सेकंड के ऊपर कितनी होगी, मास सेकंड के ऊपर इन दो को ऐड अप कर लेंगे, ठीक है, जितनी डिफ्लेक्शन स्प्रिंग 1 में हुई है और स्प्रिंग 2 में हुई है उनको ऐड अप करेंगे तो आपके पास मास सेकंड में जो डिफ्लेक्शन आ जाएगी, ठीक है। और थर्ड मास पे कितनी डिफ्लेक्शन होगी, जब इन तीनों स्प्रिंग के जो डिफ्लेक्शन है उनको ऐड अप करेंगे तो आपके पास 10.34 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन है। अब आपने इन वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज करना है, किस तरीके से 4.67 ओमेगा स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1.7679 आ जाएगा, और यहाँ पे 10.34 ओमेगा स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे 4.67 ओमेगा स्क्वायर से तो आपके पास क्या आएगा 2.21 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या है कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे आपने एज्यूम क्या किया था, आपके पास एज्यूम डिफ्लेक्शन ये थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और जब आपने एज्यूम किया तो आपके पास जो कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन है वो ये आ गई, ठीक है। अब आप इनको अगर कंपेयर करें तो ये तो वन इंट्री सेम है, यहाँ पे 1.67 है, यहाँ पे 1.79 है, इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेशन जो है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि अभी हमें एक और इंट्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.1 है। जब हम एक थर्ड, ये जो हमारे पास कैलकुलेट डिफ्लेक्शन है इनको एज्यूम करेंगे, इनको जब एज्यूम करेंगे तो हमारे पास ये क्या है 1.79 है और 2.21, इसको एज्यूम डिफ्लेक्शन दोबारा से करेंगे, क्योंकि आपने ये इटरेशन तब तक करनी है जब तक आपके पास जो जो मेथड है वो कन्वर्ज नहीं होता। कन्वर्ज कब होगा, जब आपके पास जो एज्यूम डिफ्लेक्शन है वो इक्वल टू हो जाएगी किसके, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगी किसके, या वेरी क्लोज टू वैल्यूज होंगी जो आपके पास कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन है, ठीक है, उसके। अगर मैं सपोज ये जो लास्ट इटरेशन है, आपने प्रोसीजर वही अडॉप्ट करना है जो फर्स्ट इटरेशन और सेकंड इटरेशन में किया है, ठीक है। अब थर्ड इटरेशन में आपने यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। अगर मैं इन वैल्यूज को अगर देखें तो हमारे पास जो एज्यूम डिफ्लेक्शन है 1 है, 1.79 है और 2.21 है। तो अब जब ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करके तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन है ये 1.8 और 2.24 आई है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो वैल्यूज है ये वेरी क्लोज टू दीज वैल्यूज हैं, ठीक है। मीन के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1.79 है, यहाँ 1.8 है। इसका मतलब है कि हमारी जो assumed डिफ्लेक्शन है इज वेरी क्लोज टू कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन। इट्स मीन के हमारा जो सिस्टम है या मेथड है हमारा जो वो क्या हुआ है वो कन्वर्ज हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपनी इटरेशन को स्टॉप अप करेंगे। तो तो अगर हम प्रॉब्लम की तरफ जाएं तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट मोड और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो लास्ट इटरेशन है इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। ये वही जो पहले इटरेशन हुई है उसी को लिखा है ताकि थोड़ा सा ये जो कैलकुलेशन है कि इसको देख के इजीली एक कैलकुलेशन बना कर सके, ठीक है। अब जो हमारे पास एज्यूम डिफ्लेक्शन ये थी जो लास्ट इटरेशन में, ठीक है, हमारे पास जो कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन आई है वो ये आई है, ठीक है। तो
अब यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारे पास एज्यूम डिफ्लेक्शन है वो क्या है 1.79 और 2.21, इसको मैंने ये लिख दिया है, और ये वेरी क्लोज टू कैलकुलेटेड वैल्यूज। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास क्या है 1.8 और 2.24, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो प्रिंसिपल मोड है वो हमारे पास क्या है, उसकी ये एंट्रीज आएंगी, ठीक है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। और नेचुरल फ्रिक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको इन तीनों को आप ऐड अप कर लेंगे, ठीक है, जो कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन है, ठीक है, इक्वल टू, और ये जो हमारे पास जो नॉर्मलाइज करके जो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, इनको सम अप करेंगे तो आपके पास ओमेगा की आएगी। तो ये फर्स्ट या फंडामेंटल नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबुलर मेथड को यूज़ करते हुए, या जिसको हम स्टोडोला मेथड कहते हैं, आप प्रिंसिपल मोड और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ आई रिकॉल दिस मेथड एंड प्रॉब्लम 1, what we have discussed is we discussed 5 steps in Stoddard method. First step is to assume deflection. हमने assume deflection को assume करना है, and that is unity, ठीक है। आप यूनिटी से स्टार्ट लेंगे, जब यूनिटी से स्टार्ट लेंगे तो आपके पास जो assume डिफ्लेक्शन होगी, कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन होगी, वो आपको मुख्तलिफ आएंगी, तो उसको फिर आप दोबारा से assume कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमने इटरेशन सेकंड और थर्ड में की है। एंड सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट इनर्शियल फोर्स। आपने ये फार्मूला यूज करते हुए आपने क्या कैलकुलेट करना है, इनर्शियल फोर्स को। एंड थर्ड स्टेप इज टू कैलकुलेट स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स नॉर्मली सबसे आसान है, क्योंकि जो इनर्शियल फोर्स अगर ये मास थर्ड है, इनर्शियल फोर्स इस मास के ऊपर जो अप्लाई हो रही है वही फोर्स ही ट्रांसमिट होगी स्प्रिंग में, क्योंकि स्प्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है उसी मास के साथ, ठीक है। तो आपने जैसे क्या करना है, उन फोर्स को एडॉप्ट करना है, तो आपके पास स्प्रिंग फोर्स है। एंड fourth step is to calculate spring deflection. When you have spring force, then you can easily calculate spring deflection. That is very easy. And final step is calculated deflection. Calculated deflection किस तरीके से calculate करना है, जो spring के ऊपर जो डिफ्लेक्शन होगी वही आपकी क्या होगी, कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। आप उनको जस्ट एडॉप्ट कर लेंगे। एंड लास्टली यू हैव टू नॉर्मलाइज दीज वैल्यूज। जब आप नॉर्मलाइज कर लेंगे तो आपके पास कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन आ जाएंगी। अगर तो जो आपके पास एज्यूम डिफ्लेक्शन है, एज्यूम डिफ्लेक्शन ये है, और जो कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन है, अगर तो वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, वो एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं जो वैल्यूज, तो फिर तो आप अपनी इटरेशन को स्टॉप कर लेंगे। अगर तो इन वैल्यूज में डिफरेंस है तो आप इटरेशन को सेकंड इटरेशन करेंगे, थर्ड, सो ऑन। और जब आपकी एज्यूम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट डिफ्लेक्शन के वेरी क्लोज होंगे या इक्वल टू कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन हो, ठीक है, फिर आप अपनी इटरेशन को स्टॉप करेंगे। फिर वहाँ से आप प्रिंसिपल मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था हमारा प्रॉब्लम फर्स्ट, ठीक है, ये सिंपल प्रॉब्लम था। हम एक और प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं भाई के सपोज हमारे पास एक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों? इसमें जो आपके पास 3 मासेस ही हैं, लेकिन इसमें जो मास है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इस मास के साथ, ठीक है। ये मास कनेक्टेड है किसके, जो हमारे पास सपोज ये हमारे पास फर्स्ट मास है, ये सेकंड मास है, और ये हमारे पास थर्ड मास है, ठीक है। जो थर्ड मास है वो सेकंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जिस तरीके से इस केस में था, ठीक है। इस केस में इसमें तो एक मास के साथ स्प्रिंग और स्प्रिंग के साथ दूसरा मास मीन, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे और क्या कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड द लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग स्टोडोला मेथड, ठीक है। So we have to adopt same procedure what we have discussed in solving problem first, ठीक है। हमने वही प्रोसीजर ही अडॉप्ट करना है। थोड़ा सा इसमें इंट्रीज की वैल्यूज चेंज है, तो थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन प्रोसीजर वही है, स्टेप वही है, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं देखूं ये जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, जो हमारे पास स्टीफनेस है उसकी वैल्यूज गिवन है 7K, ठीक है। वो हमने जो स्टीफनेस फेस्ट है उसकी वैल्यू 7K है, वो एज इट इज़ हमने मेंशन की है। मास की वैल्यू 4m है, उसको एज इट इज़ है, ठीक है। और फिर जो स्टिफनेस सेकंड है उसकी 5K है। इसी तरीके से मास सेकंड की 3m है, ठीक है, इसकी वैल्यूज। और जो स्टिफनेस थर्ड है उसकी 5K है, उसको एज इट इज़ मेंशन किया है। और जो मास सेकंड थर्ड है उसको 2m है, ठीक है, उसकी वैल्यू, ठीक है। इसको आपने एज इट इज़ मेंशन करना है और सीक्वेंस में, ठीक है। उसके बाद आपने वही स्टेप्स अडॉप्ट करने हैं जो हमने डिस्कस किए हैं कि लाइक पहले डिफ्लेक्शन को एज्यूम करना है यूनिटी, फिर इनर्शियल फोर्स को कैलकुलेट करना है, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स को, फिर स्प्रिंग डिफ्लेक्शन को और कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन को। जब आपके पास कैलकुलेटेड, इसको चलो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो फर्स्ट सिचुएशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एज्यूम डिफ्लेक्शन से। हमें पता है कि हमारा जो पहला स्टेप है वो एज्यूम डिफ्लेक्शन है। यहाँ पे आपने डिफ्लेक्शन को एज्यूम करना है और वो डिफ्लेक्शन क्या, यूनिटी है, ठीक है। यूनिटी को आपने एज्यूम कर दिया। और जो सेकंड स्टेप है आपने क्या, इनर्शियल फोर्स को लिए आपको फार्मूला पता है कि m ओमेगा स्क्वायर x है, ठीक है। इनर्शियल फोर्स के केस में जो फोर्स इनर्शियल है I, तो m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे अगर इनर्शियल फोर्स इस मास फेस्ट के ऊपर कितनी लग अप्लाई हो रही है। अब हमारे पास मास क्या है, 4m है, ठीक है। और मास की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4m है। और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज होगा और x की वैल्यू हमने यूनिटी ली है, तो हम इसको ले सकते हैं। और m को हमने कहा है कि m की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनर्शियल फोर्स क्या आएगी, 4 ओमेगा स्क्वायर होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मास क्या है, 2m है, ठीक है। तो अब स्प्रिंग फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम इस मास को लेंगे जो सॉरी ये जो हमारे पास जो स्प्रिंग थर्ड है ये वाला, इसको पहले कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट अप करेंगे। अब जो के सब 3 है इसके ऊपर कितनी स्प्रिंग फोर्स अप्लाई हो रही है, उतनी हो रही है जितनी इस मास इनर्शियल फोर्स इस मास के ऊपर अप्लाई हो रही है। वही फोर्स ही ट्रांसमिट होगी कि इस स्प्रिंग में, ठीक है। तो इस पे कितनी हो रही है, 2 मेगा स्क्वायर। इसमें 2 मेगा स्क्वायर हुई है, वही ट्रांसमिट होगी, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है, इसके बराबर नीचे। तो ये हमारे पास स्प्रिंग फोर्स 2 मेगा स्क्वायर आ जाएगी। तो अब ये जो हम यहाँ पे कितनी स्प्रिंग फोर्स अप्लाई होगी इस स्प्रिंग सेकंड के ऊपर, ये सेकंड है, ठीक है। इसके ऊपर कितनी अप्लाई होगी, इसके ऊपर जितनी इनर्शियल फोर्स इस मास के ऊपर अप्लाई होगी वही फोर्स ही ट्रांसमिट होगी इस स्प्रिंग में, ठीक है। तो मास सेकंड के केस में कितनी इनर्शियल फोर्स है, 3 ओमेगा स्क्वायर, तो वही फोर्स ही इधर ट्रांसमिट होगी, ठीक है। अब इस जो स्प्रिंग फेस्ट है, ये फेस्ट है स्प्रिंग, ठीक है। इस पे कितनी फोर्स होगी, इस पे बेसिकली इस पे इस पे देखें अब स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी इस पे, इस मास की वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, तो टोटल हमारे पास 9 ओमेगा स्क्वायर होगी। किस तरीके से, इस स्प्रिंग में हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर है, इस पे हमारे पास सेकंड मास के ऊपर 3 ओमेगा स्क्वायर है, फोर्स के ऊपर 4 ओमेगा स्क्वायर है। तो इन तीनों को ऐड अप करेंगे 9 ओमेगा स्क्वायर आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये जो हमारे पास स्प्रिंग 1 है, ठीक है, इसके ऊपर क्योंकि इसका
इसके ऊपर जो है इसका कनेक्शन किसके साथ है, इसके साथ मास के साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, ठीक है। इस वजह से इसको इन तीनों जो मासिस के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई होंगे उनको एड अप करेंगे तो आपके पास स्प्रिंग फोर्स होगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपने केयर करनी है, ठीक है। तो बाकी तो बिल्कुल सिंपल है, जो जिस तरीके से हमने पहले प्रॉब्लम में डिस्कस किया है। अब स्प्रिंग डिफ्लेक्शन कितनी होगी, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन बेसिकली इसमें कितनी होगी, 9 ओमेगा स्क्वायर फोर्स है किसके ऊपर, स्प्रिंग वन में फोर्स अप्लाई हो रही है 9 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, जो स्टीफनेस है, स्टीफनेस हमारे पास क्या है 7K है, जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो स्प्रिंग सेकंड है, सेकंड के केस में आपके पास स्प्रिंग फोर्स कितनी है 3 ओमेगा स्क्वायर। जब 3 ओमेगा स्क्वायर को आप डिवाइड करेंगे 5 से, जो तो आपके पास 0.6 ओमेगा स्क्वायर डिफ्लेक्शन आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ स्प्रिंग थर्ड के केस में 0.4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है, जो स्प्रिंग फोर्स को डिवाइड करना है स्टिफनेस के साथ, ठीक है, और स्टिफनेस की, तो आपके पास क्या आ जाएगी, जो डिफ्लेक्शन आ जाएगी, ठीक है, एक्स, ठीक है। और कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन कितनी होगी, कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन इस मास के ऊपर कितनी होगी, वही होगी डिफ्लेक्शन जितनी इस स्प्रिंग में हुई है। इस स्प्रिंग में कितनी हुई है 1.3 ओमेगा स्क्वायर है स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन। तो 1.3 जो ओमेगा स्क्वायर है इस स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन है, वही बेसिकली क्या डिफ्लेक्शन होगी किसके ऊपर, इस मास के ऊपर, ठीक है, 1.3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इस मास के ऊपर सेकंड के ऊपर कितनी डिफ्लेक्शन होगी, इस मास के ऊपर बेसिकली जितनी स्प्रिंग वन और स्प्रिंग सेकंड में डिफ्लेक्शन हुई है वो वही होगी किसके ऊपर, मास सेकंड के ऊपर 1.9 ओमेगा स्क्वायर। वो किस तरीके से आई है 1.3 ओमेगा स्क्वायर और 0.6 ओमेगा स्क्वायर, स्प्रिंग वन और स्प्रिंग टू में इतनी डिफ्लेक्शन हुई है, तो वही मास में भी हुई होगी, ठीक है। तो इस केस में जो स्प्रिंग थर्ड के केस में कितनी डिफ्लेक्शन होगी ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग थर्ड के केस में डिफ्लेक्शन, जितनी डिफ्लेक्शन हुई है इस स्प्रिंग वन के केस में और स्प्रिंग वन के केस में कितनी डिफ्लेक्शन हुई है आपके पास 1.3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और स्प्रिंग सेकंड के केस में कितनी हुई है 0.6 ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगी 1.7 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इन जो कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन है इनको आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे, किस तरीके से नॉर्मलाइज करेंगे, जब 1.3 ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 1 एंट्री आ जाएगी, ये 1.46 आ जाएगी और ये 1.31 आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन होगी। आपके पास एज्यूम डिफ्लेक्शन 1 है और कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन 1.46 है और 1.31 है। अब आप देखेंगे ये वैल्यूज इक्वल नहीं है या वेरी क्लोज टू ईच अदर नहीं है, ठीक है, ये 1 है, ये 1.46, इसलिए हम सेकंड इटरेशन करेंगे। अब जब हम सेकंड इटरेशन में ये जो कैलकुलेट डिफ्लेक्शन है इन्हीं को ही एज्यूम करेंगे, ठीक है। जब इनको एज्यूम करेंगे तो सेम ये जो प्रोसीजर इटरेशन 1 पे हमने अप्लाई किया है, यही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे सेकंड इटरेशन पे भी, तो आपके पास कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन आएगी। कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन क्या होगी, ये वाली। तो आप ये देख सकते हैं कि जो एज्यूम डिफ्लेक्शन है 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1.4 है, यहाँ पे 1.54 है, यहाँ 1.3 है, यहाँ पे 1.3। इस मीन के ये वैल्यूज वेरी नियर टू ईच अदर हैं, ठीक है। तो इस यहाँ से आप जो लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था आपका प्रॉब्लम सेकंड। इस पे भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट होता है जो प्रॉब्लम फर्स्ट पे, लेकिन जस्ट ये है कि क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इस पे थोड़ी सी आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी जब आप जो स्प्रिंग फोर्स, इनर्शियल फोर्स और डिफ्लेक्शन को आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो है 2 प्रॉब्लम थे जो किसके रिलेटेड थे, स्टोडोला मेथड